नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेताओं में क्या कोई खींचतान फिर शुरू हो गई है या फिर नेतृत्व को लेकर नाराजगी है? क्योंकि इंदौर में एक पार्टी कार्यकर्ता से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ये कहते नजर आए कि वो बनवास भोग रहे हैं। जीतू पटवारी के इस बयान ने एमपी कांग्रेस को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है और इधर कांग्रेस कह रही है कि वनवास में ही राम ने रावण से युद्ध की तैयारी की थी। कांग्रेस भी यही कर रही है। यहां सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। में तो वनवास भोग रहा है। एमपी कांग्रेस में ऑल इज वेल। क्यों छलका एमपी कांग्रेस अध्यक्ष का दर्द? कार्यकर्ता से कहा, मैं तो खुद वनवास भोग रहा हूं। लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं में कुछ अनबन हुई, इसकी हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंदौर में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने एक कार्यकर्ता से जो कुछ कहा है, उससे कुछ इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि एमपी कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। दरअसल इंदौर में जीतू पटवारी ने पार्टी कार्यकर्ता से कहा कि मैं तो खुद वनवास भोग रहा हूँ। में तो वनवास भोग रहा है। में तो वनवास भोग रहा है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐसा किस संदर्भ में कहा, ये साफ नहीं हो पाया है और न ही इस बयान पर उनकी कोई सफाई आई है। लेकिन जीतू पटवारी के इस वनवास वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि सत्ता नहीं तो कांग्रेस को सब वनवास लगता है। कार्यकर्ताओं के तिरस्कार ने इनको वनवास पर भेजा है। इधर बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि वनवास के दौरान ही राम ने रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी की थी और कांग्रेस भी वही कर रही है। कि जीतू पटवारी को यह समझने की आवश्यकता है कि प्रभु श्री राम ने जिन आदर्शों को लेकर के वनवास भोगा था, कांग्रेस पार्टी तो आज उनकी तिलांजलि दे करके सत्ता प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। प्रभु श्री राम ने मर्यादाओं की स्थापना के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए अपने जो राजपाट है उसको त्यागने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी उसी राजपाट को प्राप्त करने के लिए कभी तुष्टीकरण का एजेंडा, कभी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ गठबंधन, कभी अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षा और तिरस्कार और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने के बाद भी कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता का मन नहीं जीत पा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जीतू पटवारी इसको कैसे भी चित्रित करने का प्रयास करें। हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाएं शून्य हो चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पे राजनीतिक जमीन है आज वह बंजर हो चुकी है। उस स्थिति में वनवास काटने के लिए भी कम से कम उपजाऊ जमीन की आवश्यकता रहती है। निश्चित तौर पर वनवास को कुछ लोग जो हैं वो लूप लाइन समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब रावण ने वनवास के दौरान माता सीता का हरण कर लिया था तो रावण से युद्ध लड़ने की तैयारी जो है उस वनवास के दौरान ही की गई थी। तो आज भी ऐसे ही मारीच और रावणों का शासन है जो जनता के मुद्दों को हर दिन हरण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनसे लड़ाई की तैयारी पूरी कांग्रेस जो है जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में कर रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी की संभावनाएं शून्य है और उनका वनवास जारी रहेगा, जबकि कांग्रेस इस वनवास को अपनी सत्ता में वापसी की तैयारी बता रही है। फिलहाल यहाँ बड़ा सवाल है कि कांग्रेस अपनी किन तैयारियों के बलबूते सत्ता में वापसी कर अपना वनवास खत्म करेगी। पार्टी में आपसी गुटबाजी ही जब खत्म नहीं हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि साहब हम वनवास भुगत रहे हैं और इस वनवास के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी वनवास के अलग मायने निकाल रही है तो कांग्रेस वनवास के अलग मायने निकाल रही है। इसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का वनवास नहीं रहा वापसी का विश्वास, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस का वनवास क्या नहीं रहा वापसी का विश्वास? सत्ता से दूरी क्या कांग्रेस के लिए वनवास है? इसके साथ साथ किसने जीतू पटवारी को वनवास भेजा और क्यों मजबूर दिख रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी? क्या एमपी कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है? चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया। सत्यप्रकाश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है सर आपका। मंजरी जैन है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, आपका स्वागत है। राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है। राम पांडे, ये जो वनवास शब्द का इस्तेमाल किया जीतू पटवारी ने, वो कह रहे हैं कि साहब हम वनवास भुगत रहे हैं, तो इस वनवास के असली मायने क्या है? देखिए, वनवास शब्द जो प्रचलित हुआ है वो भगवान श्री राम के कारण हुआ है।
और उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया था कि सत्ता का त्याग कर दिया था। जैसे आज की भाषा में कहें तो सत्ता को लात मार दी थी उन्होंने। उन्होंने ये बता दिया था कि सत्ता सर्वोपरि नहीं है। इंसान के सिद्धांत, उसके कर्म, उसके कर्तव्य वो सर्वोपरि है। पिता का कहना माना, भाइयों को प्यार दिया, ठीक है। भाइयों के हाथ में सत्ता दे दी, जंगल गए, राक्षसों से लड़े, अहंकारी रूपी रावण से लड़े, मेघनाथ से लड़े, कुंभकर्ण से लड़े। तो जो वनवास शब्द है भगवान राम के कारण प्रचलित भी हुआ। लेकिन आपने और कहा उसे- भगवान राम ने सत्ता को लात मार दी, लेकिन यहाँ तो जीतू पटवारी या कांग्रेस को जनता ने नकार दिया ना सर। जी, जनता ने बीजेपी को 70 साल से नकारा था। हाँ, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नकारा था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी नकारा था। हजारों लाखों लोग चुनाव लड़ चुके हैं, उनको नकारा है। हजारों लाखों लोगों को जिताया है। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती, कांग्रेस ने संविधान बनाया, एक ही पार्टी का शासन बना सकती थी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस तो लोकतंत्र चाहती थी ना, और लोकतंत्र के अंतर्गत कांग्रेस ने यही दिया कि चुनाव लड़े और जनता की सेवा करें। और सत्ता को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? भाई जो जीतेगा वो जनता की सेवा करेगा, वो कुछ कम ही करेगा तो जो विपक्ष है वो सवाल करेगा। अब जिसको जीतने के बाद सोने की लंका बनाना है, अदानी अंबानी जैसा पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से रखना है। आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बंगले और उनके पैसे, भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब देख लो तो सोने की लंका से कम नहीं है। तो आपके सिद्धांत भगवान राम की तरह होना चाहिए। केवल ये नहीं कि हमें राम का नाम केवल वोट के लिए चाहिए और वैसे कह देंगे कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता है। बीजेपी तो कहती है कि मोदी जी ने बीजेपी कह कहा। रही है कि अब तो आप राम का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप ही के एक पार्टी के बड़े नेता कहते थे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप कह रहे हैं भगवान राम ने वनवास भोगा था, कांग्रेस भी वनवास भोग रही है। देखिए, हमारी पार्टी के तो इतने बड़े नेता हुए हैं कि भगवान राम को घर घर पहुंचाया। राजीव गांधी जी ने उस समय दूरदर्शन के माध्यम से रामायण सीरियल को घर घर ठीक है पहुंचाया। मंजरी जैन, कांग्रेस कह रही है कि साहब हम तो अब युद्ध की तैयारी है, अब तो बीजेपी से लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, स्ट्रेटजी बना रही है, इसलिए वनवास इसे कहा जा रहा है, वनवास भोग रहे हैं वो। देखिए, दो चीजें इसमें समझ में आती हैं। एक तो भगवान राम ने मर्यादा, जो वनवास रहा उनका, वो मर्यादा का प्रतीक रहा। और सबसे बड़ी बात इसमें जो रही है वो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा था, राष्ट्र के लिए युद्ध लड़ा था। ये काहे के लिए तैयारी कर रहे हैं? सत्ता प्राप्ति के लिए। जिन्होंने सत्ता को छोड़कर धर्म की स्थापना के लिए वनवास धारण किया था, और जो लोग भगवान राम को नहीं मानते, जो उनके अस्तित्व को नकार चुके, राम सेतु को तोड़वाने की पूरी तरह षड्यंत्र रच चुके हैं, और पूरी अदालत के सामने ने पूरी फौज खड़ी कर दी थी वकीलों की, वो लोग आज राम भगवान का उदाहरण देते हैं। तो राम क्या आपकी सुविधा के अनुसार आप उनको धारण करते हैं, राजनीति का एक मुद्दा समझते हैं? हाँ, यही एक बहुत बड़ा अंतर है कि जहां करोड़ों भारतीय भगवान राम को आस्था का प्रतीक मानते हैं, अपनी देश की संस्कृति का प्रतीक मानते हैं, वही लोग इन्हें सुविधा के अनुसार उनका उदाहरण पेश वो ये करते कह रहे हैं। हैं मंजरी जी, वो ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान ही रावण से लड़ने की तैयारी की थी, पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी, और अब ऐसे में बीजेपी से लड़ने की स्ट्रेटजी हमारी। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि दोनों युद्ध में कितना बड़ा फर्क है। आप सत्ता प्राप्ति के लिए जो है रणनीति बना रहे हैं, और ये वनवास है आपका। ये तो जनता ने आपको नकार दिया है, जनता ने आपको जो है सत्ता से अलग कर दिया, क्योंकि आपने सिर्फ दोगलेपन से राजनीति की। हम जानते हैं कि लगातार इन्होंने जनता का शोषण किया, लगातार इस देश को नीचा दिखाया, लगातार देश को पीछे करने का काम किया, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से अपने विकास और विरासत और संस्कृति को सहजती हुए विकास की अवधारणा को लिख रही है। इसलिए आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया, कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया। ठीक ये है, सोचने की जीतू बात है। पटवारी के आत्ममंथन इस करने की बयान बात है। के जो मायने को पार्टी थोड़ा और सबसे बड़ी विस्तार पार्टी से थी, समझते हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ज्यादा विस्तार से मुझे लगता है हमको आपको समझा पाएंगे, दर्शकों को समझा पाएंगे कि जो वनवास का जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया कि वनवास भोग रहा हूं, ये अपने खुद के लिए था सत्यप्रकाश सर, या फिर ये वनवास पूरी पार्टी के लिए था?
या फिर एक्सेप्टेंस के लिए था कि पार्टी के अंदर कुछ बड़े नेता हैं अलग अलग खेमों में जो बटे हुए वो उनका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसलिए था? इसके मायने क्या हो सकते हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा सर? देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट में इसको स्टेटमेंट कहा जा रहा है। ये बयान नहीं है, बयान पब्लिक में दिया जाता है, उसको बयान कहते हैं, मीडिया में दिया जाता है, ये पर्सनल डिस्कशन है। ठीक, तो इसको स्टेटमेंट तो कहा ही नहीं जा सकता, सबसे पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, अगर उन्होंने किसी कार्यकर्ता से इस चीज को कहा है, देखिए राजनीति में ये माना जाता है या तो सत्ता में या सत्ता के बाहर। कोई सत्ता में होता है तब उसको वनवास नहीं कहा जाता, क्योंकि राम भगवान सत्ता से दूर वन में चले गए, इसलिए उन्होंने सत्ता का त्याग कर वनवासी जीवन जिया। महत्वपूर्ण चीज सुनना। तो जब कांग्रेस लगभग 15 महीने की सरकार छोड़ दें तो लगभग 22 साल से सत्ता से बाहर है, तो ये उसका वनवासी कहा जा सकता है। और जब कोई वनवास में होता है तो सत्ता की बात कैसे कर सकता है? भगवान राम ने क्या अयोध्या में जो सत्ता थी उसमें कोई हस्तक्षेप किया? नहीं किया। तो ये बात सत्य है कि कांग्रेस आज वनवास में ही है, चाहे वो जनता के कारण हो, वो खुद अपने कारण हो, यानी जनता उसको नकार रही इसलिए वनवास में है, या कांग्रेस का अंतर्कलह है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका अटैक करने का मिल जाता है और पब्लिक डोमेन में वो रूलिंग बीजेपी की कमियों को उस आधार पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि वो जनता को आकर्षित कर सकें, या अपना प्रभाव, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को समाज में उस स्तर पर नहीं ले जा पा रहे जिससे कि वोटर्स उनकी तरफ आकर्षित हो। और लगातार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस हारती चली जा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये इंटरनल डिस्कशन है, ये स्टेटमेंट नहीं है। इस पर ज्यादा डिस्कस क्या किया जा सकता है? हाँ, अगर वो पब्लिक स्टेटमेंट देते तब उस पर डिबेट हो तो बेहतर नजर आता। ये इंटरनेट डिस्कशन पर आप ज्यादा डिबेट को मैं क्या आगे उसमें एक्सप्लेन करूं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस इस समय वास्तविकता में वनवास में है, इसलिए वो किसी की सत्ता के माध्यम से क्या मदद कर सकती, हो सकता है यही जीतू पटवारी के मायने रहा होगा जिसलिए उसने कार्यकर्ता को बोला। ठीक है। राम पांडे जी, जो वनवास शब्द का इस्तेमाल जो पर्सनल कन्वर्सेशन में किया, तो क्या एक्सेप्टेंस को लेकर भी ऐसे माना जा रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि पार्टी के कुछ नेता ही पटवारी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसमें कमलनाथ गुट अलग है, अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस के अंदर। राम पांडे, देखिए बीजेपी तो पहले यही कह रही थी कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। वो आम आदमी है, किसान परिवार से, छोटा कार्यकर्ता है। कांग्रेस जीतू पटवारी को कभी नहीं बनाएगी। जब बना दिया तो जीतू पटवारी एक नहीं कर पाएंगे। जीतू पटवारी जी ने सबको एक कर दिया, विजयपुर उपचुनाव में उदाहरण दे दिया। सारे नेता वहां चुनाव प्रचार करने गए, बीजेपी की तरफ से मोहन यादव गए, पूरा मंत्रिमंडल गया, इनके 29 सांसद गए, और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। तो ये विजयपुर से बड़ा उदाहरण और कौन सा दिया जा सकता है? और अभी जो आपके राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पर्सनल बात थी, और भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए, उसको हिंदुस्तान की डिबेट बना दिया। जबकि त्रिपुरा का एक लड़का जिसके भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हत्या कर देते हैं, वो मुद्दा गायब हो गया। अंकिता कोठारी, राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के, जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, वो मुद्दा गायब कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप सेंगर बलात्कारी की जमानत करवा दी, वो मुद्दा गायब कर दिया। जीतू पटवारी जी छिंदवाड़ा गए, जहां जहरीली दवा से बच्चों की मौत हो गई, जो आप कह रहे हैं ना सर, जो सिगरौली गई, बीजेपी ने जमानत करवा दी। बीजेपी ने जमानत क्या करवाई? सीबीआई ने अलग से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके कल फैसला है, आप सुप्रीम कोर्ट का आपने पढ़ा नहीं, इसमें बीजेपी का रोल है ही नहीं। लेकिन हमारे साथ मंजरी जी हैं। मंजरी जी, जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, उसका जवाब दीजिए। देखिए, जब कांग्रेस के पास कुछ बताने को नहीं होता ना, तो वो ऐसे ही कुतर्क पेश करते हैं, और उसका जवाब आपने बहुत अच्छा दिया
कि बीजेपी जमानत देने वाली कौन होती है, कोर्ट से जमानत मिलती है, उसमें सबूत पेश किए जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। इस तरीके से ये झूठे जो नैरेटिव गढ़ने की इनकी आदत है ना, वो ऊपर से चलती है। वही राहुल गांधी करते हैं, वही जीतू पटवारी करते हैं। तो अब मैं संगठन से आती हूँ और मैं ये जानती हूँ, जहाँ संगठन में विश्वास होता है, संगठन मजबूत होता है, वहां वनवास भी जो है वो शक्ति बन जाता है। इनके पास संगठन है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में बीजेपी उपचुनाव जीत लिया हमने, आप सत्ता में रह के नहीं जीत पाए। अब इनको शर्म आना चाहिए ऐसे उदाहरण करते हुए। अब इतने सारे उदाहरण है बीजेपी के, ये आज देश से बाहर हो चुके, एक दो राज्यों को छोड़ दे तो अब इनको शर्म नहीं आती कि एक जो है क्षेत्रीय पार्टी की दशा में भी नहीं बचे हैं, ये परजीवी पार्टी बन गई है, और तब भी ऐसे उदाहरण बताएंगे। तो वो कह रहे हैं कि पटवारी ने सबको एक कर दिया मध्य प्रदेश में। अच्छा, वो कैसे एक कर लेंगे? जो खुद ये कहते हो कि पार्टी गई तेल लेने, जिनको खुद को संगठन में भरोसा ना हो, वो संगठन को एक कर लेंगे। और हम देखते हैं लगातार, क्या कमलनाथ जी के बयान आते हैं, क्या दिग्विजय जी के बयान आते हैं, कैसे इनकी नियुक्तियां होती है, सुबह तक और दोपहर तक बदल जाती है, कैसे इस्तीफे होते हैं और दोपहर 12 बजे तक जो इस्तीफा वापस हो जाता है। तो ये हम सबको दिखता है और आप भी देख रहे हैं, और देश की जनता भी देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है कि जो कांग्रेस खुद खड़ी नहीं हो सकती, बैसाखियों पर है, जिस कांग्रेस के अंदर खुद अंतरकलह है, जिसके नेता एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ लगी हो, कार्यकर्ताओं को भरोसा न रहा हो, कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश हो चुका है, और वही उनके अध्यक्ष के मुंह से हताशा जाहिर हो रही है, वहां क्या संगठन है? क्या संगठन काम करेगा? सिर्फ सत्ता की छटपटाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बौखलाहट है, और कुछ नहीं बचा है इनके पास। वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वही जीतू पटवारी कर रहे हैं। लगातार देखिए, हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी भी हताशा में चाहे जैसे बयान देते हैं, और उनका तो आदत बन गई है कि देश को बदनाम करना, देश की धरती से जाकर देश को कोसना, प्रधानमंत्री जी को कोसना। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये सत्ता से बाहर होने के बाद इनका मानसिक संतुलन ऐसा खो जाता है कि जहां मोदी जी का विरोध करते हैं, मोदी जी को गालियां देते हैं, वहां भगवान राम का भी विरोध करते हैं, उनके अस्तित्व को नकारते, तो सत्ता की छटपटाहट और तुष्टीकरण की जो राजनीति है वह अलग से दिखती है, और जनता ये सब देखती है और फैसला करती है। सत्यप्रकाश शर्मा सर, जनता ही भगवान होती है। सत्यप्रकाश शर्मा सर, क्या मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी पार्टी को एकजुट कर पाने में सफल हो रहे हैं? आपको ये नजर आ रहा है जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में खंड खंड में बिखरी थी, क्या वो एकजुट नजर आ रही है वर्तमान परिदृश्य में? राजनीतिक माहौल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड बीजेपी, सिद्धांतों पर तो बची ही नहीं है। ये यथार्थ है। तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता देते हुए लोगों की श्रद्धाएं, उनकी विचारधाराएं किसी भी दल के साथ कभी भी चली जाती है। ये हर पार्टी में देखा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की बड़ी कमजोरी है, आपको स्पष्ट पता है कि कांग्रेस में अगर गुटबाजी ना हो तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस डायरेक्ट सामने भारतीय जनता पार्टी के है। और आप ये जानते हैं कि प्रदेश का जो पॉलिटिक्स का मॉडल है वो बाइपोलर है। अगर जरा सा भी वोट शेयर इधर से उधर फ्लक्चुएट होता है तो सामने वाली पार्टी को सीधा सीधा नुकसान होता है। मंजरी जी अभी भले ही कह रही हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के फोकस में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जानते हैं कि सामने फाइट है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है या थर्ड फ्रंट नहीं है यहां पर। तो मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, गुजरात में, इवन हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस को हल्का नहीं लेती है। यही उसकी जीत का कारण है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस ये कर लेती है कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है और सीटें गंवा जाती हैं। 2023 का इलेक्शन एक बड़ा उदाहरण है। हर पोल प्रेडिक्टर यही कह रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टू शिवराज गवर्नमेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन स्किल के महत्व को यहां देखा जा सकता है कि उसने किस तरह से एक आइडिया लाए, उस आइडिया से पूरे
प्रदेश के चुनावी लैंडस्केप को बदल दिया और 163 सीट्स मध्य प्रदेश में जीत ली। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है। भले ही नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो वोट शेयर है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझती है, इसलिए कभी भी उन राज्यों में उसे हल्के में नहीं लेती। तभी कंपटीशन में कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा पार्टी नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं है ना, बाइपोलर मॉडल है यहाँ का। वो तो आज से नहीं है, जब से राज्य बना तब से है, चाहे वो जनसंघ के साथ रहा हो, जनता पार्टी के साथ रहा हो, या आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये भूल कोई पार्टी नहीं करती, लेकिन हाँ, कांग्रेस की एक कमी है कि सीनियरिटी को महत्व, फैक्शनिज्म को दूर करना, इन सब पर कांग्रेस जिस दिन, और जो जमीनी कार्यकर्ता जैसे दिग्विजय सिंह जी ने अभी कहा है, तो जब तक महत्व नहीं मिलेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत संगठन के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ बड़ा कर दिखा पाएगी। सर, एक सवाल और मेरा आपसे सत्यप्रकाश सर, पहले कमलनाथ का नेतृत्व भी मध्य प्रदेश में हमने देखा, जब पीसीसी चीफ रहे, मुख्यमंत्री रहे, तब कांग्रेस के अंदर एक काफी हद तक एकजुटता थी। मतलब सिंधिया खेमा अलग था, हालांकि वो बात अलग है, लेकिन जब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद से हमने देखा जीतू पटवारी के बनने से पहले तक मध्य प्रदेश कांग्रेस काफी हद तक एकजुट दिखी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में क्या जीतू पटवारी के नेतृत्व को वहां के कांग्रेस के नेता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ये है, या फिर एक युवा चेहरे की, कांग्रेस के युवा चेहरे की मध्य प्रदेश में आवश्यकता नहीं थी? इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य तो 2002 से राजनीति में, उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के निधन के बाद राजनीति में आया, लेकिन कांग्रेस में जब से वो जनसंघ छोड़ के माधवराव सिंधिया जी आए थे, तब से कुछ सालों बाद ही यहाँ गुटबाजी कांग्रेस में देखी जा रही थी। यानी कि ज्योतिरादित्य की फैमिली के कारण हमेशा एक कांग्रेस में गुट रहा जो सत्ता पर हावी भी रहा, और ग्वालियर चंबल संभाग की पूरे राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखा जाए उस जमाने में, तो उन्हीं के हिसाब से चलता देखा जाता रहा है। लेकिन आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े यानी पुराने सीनियर लीडरशिप को सम्मान देते हुए जो प्रयोग युवा चेहरों को लाकर किए, उससे पार्टी का संगठनात्मक जो शक्ति है उसको बड़ी ताकत प्रदेश में बूथ लेवल पर मिली। उसी को शायद दोहराते हुए नए चेहरे, चाहे उमंग सिंगार हो, जीतू पटवारी हो, उनको यहां पर कांग्रेस ने लॉन्च किया। लेकिन चीज एक है कि अगर सीनियरिटी को बराबर रेस्पेक्ट मिलता रहे, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, मैं कमलनाथ से भी ऊपर दिग्विजय सिंह को संगठनात्मक रूप से कौशल या पकड़ के रूप में उनको मानता हूं। वही कांग्रेस के पास अकेले और केवल अकेले नेता हैं जो आज भी हर पंचायत लेवल पर, इवन गांव लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन नए चेहरे लाने पड़ते हैं। साथ ही अगर सामंजस्य सीनियरिटी और जूनियर में बन जाता है तो कांग्रेस को आने वाले समय में एक बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। ठीक है, राम पांडे जी, आप ही के नेता दिग्विजय सिंह की याद मुझे दिला दी सत्यप्रकाश शर्मा ने। वो कुछ दिन पहले ये कहते नजर आए थे कि साहब देखिए बीजेपी का और आरएसएस को लेकर कि यहाँ पर फर्श पर बैठा हुआ व्यक्ति अर्श पर जा सकता है, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी में या इसमें अन्य पार्टियों में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति है। हाँ, तो बीजेपी और आरएसएस ने उसका स्वागत किया है। हमारे यहाँ जी भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसा कांग्रेस में क्यों नहीं है कि फर्श पे बैठा हुआ व्यक्ति अर्श तक जाए? क्या तो ये खड़गे जी तो ब्लॉक अध्यक्ष थे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष। यदि हमारे खड़गे जी ब्लॉक अध्यक्ष थे, बचपन में उनके परिवार की हत्या हो गई थी और वो वहां तक पहुंचे, तो क्या खड़गे जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मायने नहीं रखता है कोई? और जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाया था, कोई विधायक थोड़ी थे ये। और जो इनके नरेंद्र मोदी जी के जो गुरु थे केशुभाई पटेल, उनको हटाकर
और लाल कृष्ण आडवाणी इनके बड़े गुरु थे। तो दिग्विजय सिंह जी यदि एक फोटो और लगा देते जिसमें नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी का कई बार अपमान कर रहे हैं, मतलब उनको उनकी नमस्कार को भी नहीं ले रहे, तो जितना अपमान नरेंद्र मोदी जी ने केशु भाई पटेल आडवाणी जी अपने गुरुओं का किया है, तो वो कहानी भी साथ में आनी चाहिए। और एक ही आदमी को इतना मौका क्यों? 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात के, 15 साल देश के प्रधानमंत्री, क्या इनके पास कोई दूसरा आदमी नहीं है क्या? ये तो कहते हैं ना कि हम नए को मौका देते हैं, तो क्यों नहीं गुजरात में 15 साल मौका दिया और अब देश में मौका क्यों नहीं दूसरे आदमी को दे रहे हैं? भाई अमित शाह को ही बना दे, और 25-30 साल से उनके साथ अमित शाह भी बड़े पदों पर हैं। और क्यों अटल आडवाणी जी के जो लोग थे मध्य प्रदेश के उमाभारती को देख लिया जाए, क्यों सबको साइडलाइन कर दिया? जैसे मोहन यादव जी को जो बनाया है वो एक रबर स्टाम्प की तरह बनाया, छत्तीसगढ़ वाले को, राजस्थान वाले को, तो इन्होंने योग्यता को कुचला है अपने यहाँ। मंजरी जैन के पास जाने का वक्त नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, सत्यप्रकाश शर्मा आपका शुक्रिया, मंजरी जी शुक्रिया आपका, राम पंडित शुक्रिया आपका। फिलहाल ऐसे में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।